everyone, my name is Prem Bada and welcome to World Student School. In today's session, हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6th that is fiber to fabric. Alright, fabric जब हम नाम सुनते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है that we are talking about something which is related to a cloth. Yes, like हम फैब्रिक्स के टाइप्स के बारे में घर पे बात कर लेते हैं, like our parents talk with each other about the fabrics कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर क्लोथ खरीदना है मार्केट से तो उसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए. All these things we discuss generally at home and then accordingly we buy that particular cloth. All right. So now talking about this chapter, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि जो हम फैब्रिक्स लेके आते हैं मार्केट से, शॉप से, तो वो बेसिकली बनती कहाँ से है, वो टाइप ऑफ फैब्रिक्स हमें मिलती कहाँ से है. All right. And so yes, this is what we are going to discuss in this chapter. And looking at this chapter's name or the content of the chapter, I believe that you are going to find this chapter really interesting. And I also will enjoy teaching you this chapter very much. So let us begin with the chapter now. All right. So first, let us understand what fiber is. Since our chapter's name is fiber to fabric, it means it is somewhere related to the fibers. तो उसके लिए हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि फाइबर्स होते क्या हैं. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ सी दैट फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट. तो लेट्स सपोज इफ आई ड्रॉ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हियर, सो आई कैन से दैट दीज आर द फाइबर्स. मैं बोल सकती हूँ कि ये फाइबर्स हैं. ऑलराइट, एंड बनते किससे हैं? अब देखो, जो हमने बात की थी फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कोई फाइबर है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे फैब्रिक बन रहा है. द फैब्रिक इज बीइंग मेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम फाइबर्स बोल रहे हैं. ऑलराइट, तो ये बात समझ में आ गई आपको. सो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर. तो बेसिकली फैब्रिक किसका बनता है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फाइबर्स मैंने बोला, तो ये फाइबर्स हैं. इफ आई हैव ड्रॉन दिस, सो आई एम डिपिक्टिंग देम एज अ फाइबर. सो आई एम सेइंग दैट कि अगर आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हो, सी ये यार्न का स्ट्रक्चर है. आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्कुलर यार्न्स आपको मिल जाएंगे मार्केट्स में भी, शॉप्स में भी. ऑलराइट, एंड ये इन यार्न्स में क्या होते हैं, वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर इन दीज टाइप ऑफ यार्न्स. ऑलराइट, एंड दे आर अरेंज्ड टुगेदर. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो यार्न वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, हम बेसिकली क्या करते हैं, इस यार्न से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स भी प्रिपेयर, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग दोस क्लोथ्स वी सेल देम इन द मार्केट. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी डू एंड दैट इज व्हाट द फाइबर्स आर वी क्लियर? ऑलराइट, तो अब हम बात करें बेटा तो फैब्रिक की, किस किस तरीके के आपको कपड़े मिल जाते हैं, किस किस तरीके के आपको जनरली आप देखने को मिलते हैं, दैट यू गो इन द मार्केट्स एंड यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. तो वो क्लोथिंग्स हम कौन कौन सी देखते हैं व्हेन वी गो इन द मार्केट. सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा फैब्रिक की, तो हम वी सी द बेडशीट्स जब हमें खरीदनी होती है, वी बाय वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लैंकेट्स, कर्टन्स हम खरीदते हैं, टेबल क्लॉथ्स वी बाय, टॉवल्स, डस्टर्स, ऑल दीज थिंग्स वी बाय फ्रॉम मार्केट्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सम और अदर फैब्रिक. बहुत डिफरेंट टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स जिनसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी कैन प्रिपेयर. ऑलराइट, सो अब देख लो बेटा, ये इमेज है, ये इमेज किसकी है? दिस इमेज इज दी वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ये क्लोथ्स की इमेजेस हैं बेटा जो आपको मार्केट्स में जनरली मिल जाती है, इस तरीके के आपको कपड़े दिखते हैं. तो इन्हीं को बेटा हम फैब्रिक बोल रहे हैं, ठीक है, जो किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं. ऑलराइट, तो आगे देखते हैं बेटा. अब बात कर लेते हैं वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स की, ठीक है, कि किस किस टाइप के फैब्रिक्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जो जो हमारे सिलेबस में है. ऑलराइट, दैट वी हैव टू डू. सो वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स की बात करेंगे बेटा, तो उसके लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्टिविटी 1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सो लेट अस नाउ जंप ऑन टू द प्रोसीजर. ऑलराइट, सो लुक एट सम फैब्रिक्स पीसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेलर शॉप. सिंपल एक्टिविटी है बेटा. अच्छा, यू कैन ऑल्सो डू दैट. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली गो टू द टेलर शॉप. टेलर शॉप पे जाओ, ask the tailors if they have any leftovers of small pieces of clothes. क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, दे कम टू देयर शॉप्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स लेके आते हैं. कईयों को स्टिचिंग करवानी होती है, कईयों को कुछ उसमें ऐड करवाना होता है, रिमूव करवाना होता है. सो ऑब्वियसली उनके पास छोटे छोटे क्लोथ के पीसेस तो रहते हैं टेलर्स के पास. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली गो टू द टेलर एंड आस्क देम कि इफ दे हैव एनी स्मॉल क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप की क्लोथ्स के अगर उनके पास पीसेस हो तो, ठीक है.
देन आपको उनको क्या करना है, टच करके देखना है. यू हैव टू गो एंड यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पीसेस, छोटे छोटे आपको हर तरीके के, मैक्सिमम हर तरीके के आपको पीसेस मिल जाएंगे क्लोथ के, एंड यू हैव टू टच देम. आपको फील करना है कि वो आपको फिंगर्स में क्या फीलिंग देता है वो पर्टिकुलर फैब्रिक जो आपने उठाया है. ऑलराइट, so the simple explanation of that particular experiment that we are doing is that on carefully examining the fabrics, we see that they contain long threads arranged in an organized manner. If you observe, तो आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लोथ उठाया है तो आई सी कि स्मॉल ऐसे ऐसे थ्रेड्स हैं, उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स इस तरीके से बने होते हैं, एंड वो पूरा मिला के क्लोथ बनता है. राइट, तो क्या मैं देख रही हूँ दैट देयर आर वेरियस थ्रेड्स. यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स आर अटैच्ड ऑन वन अनदर. एक के में एक, व्हाट, हाउ दे आर अरेंज्ड, they are arranged in a peculiar manner how we have prepared them, right? And that is what you see in that particular cloth, right? In a very organized manner obviously. So that is how we know कि okay ठीक है ये डिजाइन है इस particular cloth का, and that is how you recognize. जब आप मार्केट्स में भी जाते हो, अगर आपको कोई क्लोथ पसंद आता है तो you see everything, right? आप हर चीज देखते हो कि हाँ ठीक है ये चीज सुंदर है, ये चीज सुंदर है, इसका डिजाइन अच्छा है, ये क्लोथ अच्छा है, इसका कलर अच्छा है. So all these things you see generally, right? All right. So we have another activity related to this topic. So the procedure is pull the threads of the fabric and know what it is made up of. अब आप टेलर की शॉप पे हो. First activity में तो you perform that, you touch the cloth, the type of a cloth you touched, and then you felt कि ठीक है ये fabric, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो क्लोथ का वो किस चीज से बना है, right? What is the feeling of that particular cloth? And in the same activity, in the second activity that we are doing, that we are discussing, इसमें हमें क्या करना है कि सेम जो क्लोथ आपने लिया है उससे आप थ्रेड्स निकाल के देखो. जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये थ्रेड्स निकाल रहे हैं. वी आर रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम दिस क्लोथ, एंड देन वी हैव टू सी कि ये थ्रेड्स किसके बने हुए हैं, या ये क्या फैब्रिक है इन थ्रेड्स का, राइट? कितने स्लिम है, कितने पतले हैं, एंड किस तरीके से अरेंज है. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व. सो द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स. ठीक है, आपने जब रिमूव करना, आपने उसको निकालना शुरू कर दिया क्लोथ को. लेट्स सपोज आई हैव सम क्लोथ इन माय हैंड, एंड इफ आई स्टार्ट रिमूविंग थ्रेड्स फ्रॉम इट, या मैं उसको अलग करूं क्लोथ को, व्हाटएवर आई हैव इन माय हैंड, so what I will see that कि small threads will keep on coming out of that particular cloth. ठीक है, thin threads, or I would say thin threads, which we call as yarn. वो जो thin threads निकलते हैं बेटा कपड़े में से, उनको हम क्या बोलते हैं, yarns. एक yarns की आपको इमेज में दिख रही होगी बेटा, ये आपके स्क्रीन पे आपको yarn की इमेज दिख रही होगी, तो these are the yarns basically. ठीक है, ये क्या है, small threads हैं जो arranged हैं in a particular manner. ठीक है, and These yarn can be made up of. अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये यार्न देख रहे हो तो आपको लग रहा हो कि आपने सिर्फ एक वुल का ही यार्न देखा है. नो, दैट इज नॉट द केस. ऑब्वियसली बहुत टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, बहुत टाइप के क्लोथ्स होते हैं जो अवेलेबल हैं. सो डेफिनेटली बहुत तरीके के यार्न्स भी होंगे अवेलेबल इन द मार्केट्स, राइट? सो यार्न कैन बी मेड अप ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट. इन टाइप्स के बने होते हैं यार्न्स. आपको मिल जाएंगे, कॉटन के मिल जाएंगे, वूल के मिल जाएंगे, सिल्क भी इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट्स, पॉलिएस्टर एंड जूट, राइट? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फाइबर. अब फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस चैप्टर, क्योंकि फाइबर से ही आपका फैब्रिक बनता है, फाइबर से ही आपके कपड़े बनाए जाते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट द फाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. ऑलराइट, so for this we have an activity 3 from your NCERT. So let's start reading the procedure first. Right, so take out a yarn from a piece of cotton fabric. कॉटन का आपने कपड़ा लिया, वहां से आपने यार्न रिमूव करना शुरू कर दिया. अच्छा, अब यार्न का मतलब हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज अ थ्रेड, दैट टू इट इज अ थिन थ्रेड. यार्न इज अ थिन थ्रेड जो आपने जिसको डिटरमाइन किया था, राइट? So take out the thin yarn or thin thread, I would say, from a piece of cotton fabric. कॉटन के कपड़े से आपने निकाल लिया. Now place this piece of yarn on the table. वो पीस आपने क्या लिया है, आपने टेबल पे प्लेस कर दिया. Whatever cotton fabric you have taken, you have to put it on a table, right? Now what we have to do? Now press one end of the yarn with your thumb. Let's suppose this is the cloth I have taken, and what I'm doing is मैं इसके end को thumb से
निकालना मैंने स्टार्ट कर दिया है. और आई कैन यूज माई नेल्स ऑल्सो. If I find it difficult removing that particular thread from one end, then I might use my thumb as well. Sorry, thumb nails as well, right? Now what we have to do, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure. आपको जो नीचे दिख रहे हैं फिगर्स, इसमें आप देख रहे हो कि कैसे ये थंब से स्क्रैचिंग हो रही है. The person is scratching the threads at the end, as you can see. ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है एंड्स को, as shown in the figure. Do you find that its end, the yarn splits up into thin strands? क्या आपको दिख रहा है इमेज में? देखो, क्या आपको दिख रहा है कि thin strands में separate हो गया है? Thin strands में it got separated, the fibers, right? ये आपको नजर आ रहा है? And you can do this at your home as well. आप कोई भी thin thread ले लो, क्लॉथ का, कॉटन का, and you start scratching with the help of your nail. You will find out that जो छोटे-छोटे strands हैं, they will what? They will get separated, and you will see them easily. आपको बहुत पतले-पतले threads आपको नजर आने लग जाएंगे, right? So we have an answer that yarn is made up of fibers. ये हमें पता लग गया. जो हमने ये एक्टिविटी की है उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं बेटा? दैट yarn जो है वो फाइबर्स का बना होता है. That we know, all right? And when we stretch them, the fiber becomes loose at the end. और जब आप उसको stretch करते हो तो fibers कैसे हो जाते हैं end से? They become a little loose from the end, right? This shows that, ये activity से हमें पता लगता है that yarn is made up of many fibers. So we are not talking about only one fiber here. We are talking that the yarn is made up of many fibers. बहुत सारे fibers का जाके बनता है yarn, right? Alright, तो ये आपको बेटा इमेज में भी दिख रहा है कैसे आपको थिन थ्रेड्स आपस में अटैच दिख रहे हैं. तो दे आर मेनी फाइबर्स. ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रैंड लिया तो उसमें एक सिंगल आपको थ्रेड मिलेगा फाइबर का. नो, इवन दैट वन स्ट्रैंड आल्सो हैज वेरियस थिन फाइबर्स इन इट. ऑलराइट, एंड उन्हीं का यार्न बनता है. गॉट इट? सो बात करते हैं बेटा टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स की. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. ऑलराइट, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. जब हम फाइबर्स की बात करते हैं तो एक तो होता है बेटा नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर. तो ये आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द नेचुरल फाइबर. एंड अगर हम नाम की बात करें बेटा तो नेचुरल फाइबर्स मीन्स दैट इट इज नेचुरल. यस, इट मीन्स कि नेचर से हमें मिला है, नेचर के थ्रू हमने फाइबर्स बनाए हैं, लिए हैं, प्रोड्यूस किए हैं. राइट? So first one beta we'll start with the first one, that is natural fibers. So what is there that the fibers which are obtained from plants and animals are known as natural fiber. Important definition कि ऐसे fibers या तो वो हमें plant से मिलते हैं, either we get it from the animals. तो plant से मिले हुए fibers और animals से मिले हुए fibers are called as natural fibers. That because we know that plants are also natural and animals are also natural, है ना? वो हमने तो नहीं बनाए, plants हमने नहीं बनाए, animals भी हमने नहीं बनाए. So all these things are natural, and the things which we are getting naturally are the natural fibers. Clear? So उसमें भी बेटा हमारे पास examples हैं, very important examples जो आपने mention करने हैं when it will be asked in your exams, right? So cotton and jute are obtained from plants, while wool and silk are obtained from animals. तो ये बेटा देखो, ये animal से मिल गया आपको, right? ये आपको प्लांट से मिल गया. कॉटन जो है आपको प्लांट से मिल गया, सिल्क आपको एनिमल से मिल गया. ऑलराइट, ये प्लांट से मिल गया आपको. दिस ऑल्सो यू गेट फ्रॉम प्लांट्स. ऑलराइट, तो ऑल दीज थिंग्स बेटा, जैसे आपको नहीं दिखा है कॉटन और जूट जो है, कॉटन और जूट आपको किससे मिलता है? आपको मिलता है वो प्लांट से. एंड अगर आप बात करो कि वूल जो आप सर्दियों में पहनते हो, है ना, ऊनी कपड़े, वूल एंड सिल्क, सिल्क की साड़ियां भी होती हैं. So these things you get from the animals, right? अब सिल्क फाइबर की बात करते हैं. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. तो जहां से आपको सिल्क मिलता है बेटा, उस एनिमल का नाम, उस इंसेक्ट का नाम, आई वुड रादर से, उसका नाम है सिल्क वॉर्म. जिसके कोकून से आप, जब वो बंद होता है, वहां से आपको सिल्क फाइबर्स यू विड्रॉ, वहां से आप निकालते हो. एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. फ्लीस का मतलब क्या होता है बेटा? हेयर, हेयर ऑफ शीप.
बाल जो होते हैं शीप के ऊपर, आपने देखा होगा व्हाइट कलर की बहुत हैवी फ्लीस इज देयर ऑन दी शीप्स बॉडी और गोट्स बॉडी. सो बाल निकाल लेते हैं हम, हेयर sheep के निकाल, we extract we remove the hair of the sheep and then we make woolen clothes out of it, right? So it is obtained from the hair of rabbits, yak and camels. और कहाँ से आपको मिल सकता है बेटा? आपको रैबिट्स के हेयर से मिल सकता है, याक के हेयर से मिल सकता है, कैमल्स के भी हेयर से आपको मिल सकता है. अब आप सोचोगे कि कैमल्स तो आपने जनरली कैसे देखे हैं, डेजर्ट में आपने देखे हैं, तो उनके ऊपर तो आपने ज्यादा बाल नहीं देखे होंगे, आई सपोज, राइट? बट ऐसा नहीं होता बेटा. कई कैमल्स ऐसे होते हैं जो हिली एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, हिली एरिया में पाए जाते हैं. एंड सिंस दे आर लिविंग इन द हिली एरिया, सो ऑब्वियसली उनका फरी बॉडी होती है. दे हैव अ लॉट ऑफ फर ऑन देयर बॉडी and removing that fur out of their body and making woolen clothes helps you to keep warm in the winters, right? डायग्राम देख लेते हैं बेटा. इमेजेस जो आपके सामने हैं, दिस इज द सिल्क. ये ऐसा टेक्सचर होता है बेटा सिल्क का, विच यू जनरली गेट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. ये बेटा वूल है, दिस इज द वूल. आइदर यू गेट इट फ्रॉम द शीप और यू गेट इट फ्रॉम द गोट. ऑलराइट, सो एक ये बात होगी, राइट? अब बात करते हैं बेटा सिंथेटिक फाइबर्स की, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ द फाइबर. हमने 2 टाइप ऑफ फाइबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर्स दैट यू कैन सी नाउ, राइट? उसके बारे में बात करेंगे. तो पढ़ते हैं बेटा सबसे पहले दैट फाइबर्स व्हिच आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स तो हमने देख लेते बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो हमें मिल रहे थे, दे आर नेचुरल बिकॉज वो हमने नहीं बनाए. एंड फाइबर्स विच आर मैन मेड, जो हमने ही बनाए हैं, ऐसे फाइबर्स जो केमिकल्स की हेल्प से हमने बनाए हैं, दोज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स. क्लियर? एंड उसमें बेटा एग्जाम्पल आ जाता है आपका रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर. तो आपने इस तरीके की बेटा रोप्स देखी होंगी जो थोड़ी प्लास्टिक जैसी दिखती हैं, राइट? सो दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. दीज आर नॉट फाउंड नेचुरली. इसको हम खुद बनाते हैं कमर्शियल यूजेस के लिए. कभी हमें कंस्ट्रक्शन में चाहिए होता है, कभी हमें घर के कामों के लिए चाहिए होता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर मैन मेड, दीज आर नॉट मेड नेचुरली, राइट? And that is why they are called as synthetic fibers which are not natural. उनको बोलते हैं जो नेचुरल नहीं होते. Are we clear? एग्जाम्पल आपने देख लिया बेटा, रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर एटसेट्रा. All these are the examples of synthetic fibers, right? Okay. अब आपके बेटा सिलेबस में कुछ प्लांट फाइबर्स गिवन है, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू मस्ट नो कि आपके जो मेजर फाइबर्स के सोर्सेज हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कॉटन की. कॉटन इज द फर्स्ट मेजर प्लांट फाइबर. So the plants are usually grown at places having black soil and warm climate. ये बेटा कॉटन की इमेज आपको दिख रही है, ऐसा आपको कॉटन दिखता है. ये कॉटन का पेड़ है जो आपको दिखेगा जहां भी कॉटन ग्रो कर रहे हैं. एंड अगर आप बात करो कि बेटा किस क्लाइमेट में कॉटन ग्रो करते हैं, तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट कॉटन ग्रोज इन अ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल में जनरली कॉटन ग्रो करता है. एंड इन अ वार्म क्लाइमेट, जहां पे ज्यादा ठंड ना हो, थोड़ी सी गर्मी चलेगी फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, राइट? एंड अगर जगह की बात करें तो ऐसा क्लाइमेट कहाँ आपको मिल जाएगा? यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ क्लाइमेट इन गुजरात, दैट यू कैन ग्रो कॉटन इन गुजरात. यू कैन ग्रो कॉटन इन महाराष्ट्र because of the climate. You can grow cotton in Punjab, you can grow cotton in Tamil Nadu, you can grow cotton in Odisha. All right? So in all these places you can grow cotton very easily, right? Now, one more important thing, that fruit of cotton is called as cotton balls. ये दिख रहा है आपको बेटा, ये cotton balls हैं. These are the cotton balls. इनको हम क्या बोलते हैं? Cotton balls. अब इनसे होता क्या है? So cotton is usually hand picked from cotton balls. तो आपने देखा इमेज, तो हम क्या करते हैं, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कॉटन बॉल्स हम हाथ से पिक करते थे. जब हमें कपड़े बनाने होते हैं या कॉटन के और कोई हमें कमर्शियल यूजेस, आपको पता ही है कि कितने कमर्शियल यूजेस हैं कॉटन के. कॉटन के तो सबसे ज्यादा क्लोथ ही आप देख लेते हो समर्स में जो हम पहनते हैं. ऑलराइट, सो कॉटन के जब हमें कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो पहले के टाइम में क्या होता था, वी यूज्ड टू हैंड पिक देम. जो कॉटन के बॉल्स हैं वो प्लांट से हम डायरेक्टली हाथों से ही पिक करते थे. एंड ऑब्वियसली बेटा आप इतना बड़ा फील्ड है, उसमें आप हाथ से एक एक चीज पिक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत टाइम लगता था इस चीज को हैंड पिक करने में, राइट? सो गिनिंग इज द प्रोसेस
of separating cotton fibers from the seeds by combing. अब ये देखो बेटा इमेज, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कॉम्बिंग लिख रही हूँ, ये प्रोसेस सबको दिख रहा है, कैसे कॉम्ब से क्या कर रहे हैं, कॉटन सेपरेट कर रहे हैं उसके सीड से. तो आफ्टर हैंड पिकिंग द कॉटन फ्रॉम द फील्ड्स, कॉम्बिंग वाज डन, और सॉरी दिस गिनिंग वाज डन. गिनिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप कॉटन को उसके सीड से अलग करते हो बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ कॉम्ब. एक कॉम्ब तरीके के आप प्रोडक्ट और सब्सटेंस यूज करते हो, मशीन यूज करते हो, मटेरियल यूज करते हो, आई वुड रादर से. ये है बेटा वो. इससे आप क्या कर रहे हो, यू आर रिमूविंग कॉटन फ्रॉम इट्स सीड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिनिंग. आर वी क्लियर? सो इट वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, नाउ मशीन्स आर अवेलेबल फॉर गिनिंग. ये देखो इजिली, बहुत आसान काम हो गया. अब पहले के टाइम में देखो हाथ यूज करने पड़ते थे, लोग अपना इतना खून पसीना एक करते थे उसको निकालने के लिए, बट दैट वाज अ ट्रेडिशनल वे. अब वो चीज नहीं होती, बिकॉज नाउ वी हैव वेरी बिग मशीन्स टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस, जहां पे हम कॉटन सेपरेट कर सकते हैं आसानी से. ऑलराइट, ऑन अ इंडस्ट्रियल लेवल ऑब्वियसली. अब देखो सेकंड आपके पास जो प्लांट का टाइप आता है कॉमन फाइबर, दैट इज जूट. जूट से भी हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं एंड जूट से भी हमें फाइबर मिलता है. जूट के बैग्स भी हम देखते हैं बहुत सारे, राइट? सो जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, रोप्स, मैट्स एटसेट्रा. तो जनरली आपने जूट के या तो बैग्स देखे होंगे या तो आपने जूट के बहुत सारे रोप्स देखे होंगे जो आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं. आइदर यू माइट हैव सीन दी जूट मैट्स. तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. ये है बेटा स्टेम ऑफ जूट प्लांट. तो जनरली हमें जूट कहां से मिलता है, जूट के स्टेम से मिलता है. क्लियर? जूट के जो फाइबर्स होते हैं. सो अब इसकी कल्टीवेशन कब होती है? अब हमने देखा था कॉटन की कल्टीवेशन तो जनरली वार्म क्लाइमेट में होती है, बट जूट की कल्टीवेशन जो होती है बेटा वो रेनी सीजन में होती है, जब बारिश हो रही होती है. तो बारिश वाले मौसम में हम जनरली जूट ग्रो करते हैं. क्लियर? एंड ऐसा मौसम आपको जनरली कहाँ मिल जाएगा बेटा? यू कैन फाइंड, और जूट कैन बी ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के बाद बिहार में आपको ऐसा मौसम मिल जाएगा और असम में आपको ऐसा मौसम मिल जाएगा. जो जनरली आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जाओ तो वहां पे आपको जूट की कल्टीवेशन ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वहां पे काफी रेनी सीजन रहता है, काफी टाइम तक रहता है. क्लियर? ओके, नाउ हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं बेटा. हार्वेस्टिंग ऑफ जूट प्लांट्स टेक्स प्लेस इन इट्स फ्लावरिंग सीजन. कि हम जूट को काटते कब हैं? जूट तो हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग द जूट इन अ रेनी सीजन. बट बात आती है कि अब आपको उसको कट कब करना है, व्हेन विल यू कट द जूट प्लांट? तो आप जब देखोगे कि जूट प्लांट में फ्लावर्स आने लग जाते हैं, जब छोटे छोटे फ्लावर्स जब आपको दिखे कि इट इज अपीयरिंग ऑन द जूट प्लांट, देन यू नो दैट इट इज अ टाइम टू हार्वेस्ट द जूट. तब आपको समझ में आता है कि अच्छा अब ये जूट के प्लांट को काटने का टाइम आ चुका है. ठीक है? सो the stems of jute plants are immersed in water for a few days, which then rot and fibers are separated by hand. ये देखो कैसे आपको पहले जूट का प्लांट ग्रीन दिख रहा था, है ना, पिछले इमेज में. अब देखो ये क्या है, अब ऐसा जूट एकदम सूखा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ, पहले हमने जूट को वाटर में डाला. हम पहले उसको वाटर में डालते हैं, जूट को ग्रीन जब उसको काटते हैं वाटर में डाल दिया, जब वो बिल्कुल सड़ जाता है, when it rots completely, then you take out the jute plant out. तो ये क्या है, rotten jute. इसी से आप हाथों से फिर क्या निकालते हो, जूट के फाइबर्स निकालते हो. That is how you make, or that is how the jute fiber is produced, right? And this process is called stripping. जब आप उस rotten stem से जब आप फाइबर्स निकालते हो हाथों से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? That process is called as stripping. Now, stripped fibers are washed and dried in the sun. जो आपने फाइबर्स निकाले हैं उस सड़े हुए स्टेम से, rotten स्टेम से, अब आप क्या करोगे, उन फाइबर्स को you will wash. उसकी फर्दर हम उसको वॉश करते हैं and then we keep it in the sun to dry. क्योंकि आप बिल्कुल गीला तो आप यूज नहीं करोगे ना फाइबर्स, वो हम यूज नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट वी विल डू इज स्ट्रिप्ड फाइबर्स को हम वॉश करेंगे, इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन वी विल कीप इट इन द ड्राई, वी विल कीप इट टू ड्राई इन द सन. ऑलराइट? अब नेक्स्ट आता है बेटा वूल. वूल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट?
So wool cloth is spun from yarn made from the fibers of thick fleece of sheep. जो शीप के हेयर से आपको मिलता है बेटा, शीप के हेयर से जो आपको मिलता है वो वूल है. शीप के ऊपर आपने देखा होगा कितने थिक उनके हेयर्स होते हैं जो आपको हिमालयाज में मिलती हैं, हिमाचल में आपको मिलेंगे हिली एरियाज में. तो उनके आपको जो स्किन के ऊपर जो हेयर आए होते हैं दे आर क्वाइट थिक. एंड व्हाट वी डू इज हम शीप के बॉडी से हेयर रिमूव करते हैं एंड फिर हम उसके वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, उसके कपड़े हम बनाते हैं. ऑलराइट, तो हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं बेटा कॉटन यार्न की, जहां से हम वूल के क्लोथ्स बना सकते हैं. सो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. इट इज जस्ट अ वे दैट यू कैन ऑल्सो मेक अ यार्न आउट ऑफ कॉटन. राइट, आपने क्या करना है, वूल को आपने एक हाथ में पकड़ना है, ठीक है, एंड पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. तो कैसे पकड़ना है आपको, ये आपका पोजीशन होगा कि आपने इन दोनों फिंगर्स, इस फिंगर एंड थंब के बीच में आपने कॉटन पकड़ा, दिस लाइक, ये आपने पिंच करके रखा है. ऑलराइट, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन. अब आपने क्या करना है, देखो कैसे पिंच करके रखा हुआ है एंड कॉटन का यार्न यहाँ पे बन रहा है इन दिस इमेज एज यू कैन सी. ऑलराइट, सो नाउ जेंटली स्टार्ट पुटिंग आउट द कॉटन व्हाइल कॉन्टिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. क्या किया, पिंच करके रोल करना शुरू कर दिया. इफ यू रोल लाइक दिस तो कॉटन क्या होगा, कॉटन के जो फाइबर्स हैं दे विल बिकम और दे विल गेट अरेंज्ड इन अ होल yarn like structure. Clear? So this process of making yarn from fibers is called spinning. And जब आप ये प्रोसेस परफॉर्म करते हो, जब आप कॉटन के yarn को अपने फिंगर से आप रोल करते हो, तो what you are doing, you are performing a spinning act, and that is why this process is called as spinning that we perform here. So in this process fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. मास है कॉटन का, इस बिल्कुल एकदम मींस वियर्ड तरीके से रखा हुआ है. इट इज नॉट वेरी अरेंज्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अरेंज देम बाय स्पिनिंग. राइट, सो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर फ्रॉम टू फॉर्म अ यार्न. एंड इसी तरीके से आपका यार्न फॉर्म होता है. राइट, अब बेटा देख लो, इसके लिए हम बहुत पहले हम डिवाइसेस भी यूज किया करते थे पुराने टाइम में. सो सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड एज ताकली. तो ये ताकली भी हम यूज करते थे बेटा. यहाँ पे देखो कैसे आप फाइबर्स जो है वो स्पिन कर रहे हो. फाइबर्स स्पिनिंग इन दिस मेथड, फ्रॉम दिस मेथड दैट इज कॉल्ड एज ताकली. ऑलराइट, and another hand operated device used for spinning is चरखा. and पुराने टाइम में एक और मेथड यूज होता था जिससे हम कॉटन को क्या करते थे, हम स्पिनिंग करते थे, उसको यार्न में कन्वर्ट करते थे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज चरखा. तो दिस इमेज, द सेकंड इमेज इज ऑफ चरखा. अगर आपने देखा होगा बेटा पुरानी बुक्स में, एंड if any one of you is having knowledge about it, that Mahatma Gandhi also used to use चरखा and make cotton clothes out of it. अगर किसी को पता होगा तो महात्मा गांधी के टाइम पे भी he used to make this cotton wool out of चरखा, right? अब बेटा एक टॉपिक पढ़ते हैं which is quite an important topic, that is yarn to fabric. So उसमें हम yarn को fabric में कैसे कन्वर्ट करते हैं के टाइप्स हैं. कि yarn तो बन गया आपका. yarn क्या होता है? That is an arranged fiber like this in a circular form, right? ये क्या है? yarn है. अब yarn से आपको फैब्रिक बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो how will you do it, right? आप उसको कैसे करोगे? तो सबसे पहला जो हम मेथड हम पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं, that method is called as weaving. उसको हम क्या बोलते हैं? That method is called as weaving. So it is a process in which two sets of yarn arranged together to make a fabric is called as weaving. इसमें क्या करते हैं हम? दो सेट्स यार्न के ले लेते हैं. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, मल्टी कलर्ड भी ले सकते हो आप. तो आपने क्या लिए हैं? दो सेट्स ले लिए आपने यार्न के, एंड नाउ उसको हम क्या करेंगे? उसको अरेंज करेंगे एक के अंदर एक. वी आर गोइंग टू अरेंज इट इन वन अनदर एंड देन फॉर्म अ क्लॉथ. तो आप ये देखो बेटा, एक इमेज देखो, यहां पे आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं. ये डिफरेंट कलर्स क्या हैं बेटा? दीज आर द डिफरेंट यार्न्स. और देखो कैसे अरेंज्ड है आपस में. इसी को वीविंग बोलते हैं बेटा. यही वीव्ड फॉर्म है कि आपने एक के अंदर एक एक पिक्यूलर फॉर्मेशन बनाई है कपड़े की,
एंड दैट इज व्हाट इज वीविंग। समझ में आया? और एक से ज्यादा आप यान यूज कर सकते हो, इसमें 2 सेट्स आप यान के यूज करते हो तभी आप वीविंग कर पाओगे। क्लियर? एंड इट इज डन बाय लूम्स। लूम्स क्या होते हैं बेटा? छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं जिससे आप वीव कर सकते हो, ठीक है? एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ हैंड ऑल्सो, नॉट टू फॉरगेट दैट, राइट? सेकेंड टाइप जो आ जाती है बेटा जिससे हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज निटिंग। क्या बोलते हैं उसको? निटिंग। सो द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल yarn is used to make a fabric। अब इसमें आपको 2 सेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वीविंग में तो आपको 2 सेट्स की जरूरत पड़ रही थी यान की, बट निटिंग के प्रोसेस में आपको एक सिंगल यान बहुत है, एंड देन यू कैन मेक इट दी फुल वुलन क्लोथ्स आउट ऑफ इट, ठीक है? एंड इट इज डन बाय हैंड्स और बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो ये बेटा देखो, ये निटिंग चल रही है, दिस इज निटिंग। इसमें देखो कैसे हैंड से 2 स्टिक्स आपने ले ली है एंड सिंगल वूल, ये यान है। यान से आप क्या बना रहे हो? यू आर मेकिंग अ फैब्रिक। यू आर मेकिंग अ फैब्रिक आउट ऑफ यान बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। तो आप निटिंग कैसे कर रहे हो? हैंड से कर रहे हो। क्लियर? ऑलराइट, तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल कि पहले के जमाने में जब पहले लोग कपड़े पहनते थे, बहुत सालों पहले, तो हाउ दे यूज्ड टू डू इट, हाउ दे यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स, क्योंकि उस टाइम पे तो मशीन्स नहीं थी, उस टाइम पे ये प्रोसेसेस नहीं थे, उस टाइम पे वुलन, पॉलिएस्टर, रायन, नायलॉन, सिल्क, ये सब चीजें नहीं होती थी। तो हाउ दे यूज्ड टू वेयर क्लोथ्स बैक देन? सो द आंसर इज एंशिएंट पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स और फर्स टू कवर देमसेल्व्स। कि पुराने जमाने में जो लोग क्या करते थे, बार्क, पेड़ों के जो बार्क होते हैं उनको लेके बड़ी पत्तियां, उसको आपस में अरेंज करके फिर पत्तियों के कपड़े बनाते थे एंड वो पत्तियों के कपड़े पहनते थे। और कई बार क्या होता था कि जो एनिमल्स, फरी एनिमल्स होते थे, उनके फर निकाल के उसको, एनिमल स्किन को, वो क्या करते थे? एज अ क्लॉथ यूज करते थे। After settling in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. अब इसके बारे में बात करते हैं बेटा, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज क्या होती हैं कि एंशिएंट पीपल, जो पहले के लोग थे, दे वर नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब कि वो एक जगह कभी भी नहीं रुकते थे। जैसे वी आर स्टेइंग एट वन होम, है ना, हम एक घर में रहते हैं, वहीं खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वहीं से स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, ऑलराइट। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो द पीपल, एंशिएंट पीपल बैक देन, दे यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एंड नॉट बिकॉज दे वर लिविंग एट वन प्लेस, क्योंकि एक जगह से जब उनका खाना खत्म हो गया तो दे यूज्ड टू गो टू द अनदर प्लेस, फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां पे भी खाना खत्म हो गया, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो वो तीसरी जगह पे चले जाते थे। तो वो एक जगह कभी भी नहीं रहते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे दिमाग में आया, ओ हम तो एक जगह पे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये एंशिएंट पीपल के दिमाग में आया तो दे स्टार्टेड स्टेइंग एट वन प्लेस, फिर वो एक ही जगह पे रहने लगे एंड वहीं पे वो अपना खाना ग्रो करने लगे, अपनी फ्रूट्स ग्रो करने लगे, वेजिटेबल्स ग्रो करने लगे। तो वहीं से उनको समझ में आया, उन्होंने फिर और दिमाग लगाया, अपनी क्रिएटिविटी लगाई, दैट हम ग्रास और पत्तियों से भी तो हम मैट्स और बास्केट बना सकते हैं, ऑलराइट। सो दे स्टार्टेड मेकिंग और वीविंग दिस ट्विग्स एंड ग्रासेस एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स आउट ऑफ इट, राइट। उसके बाद कुछ टाइम और रह के फिर उनको समझ आने लग गया कि फैब्रिक्स भी बन सकते हैं बहुत सारी चीजों से, अगर आप निकालो डिफरेंट प्रोसेसेस से। तो उन्होंने कॉटन के फैब्रिक्स बनाने स्टार्ट कर दिया आफ्टर सम टाइम, ऑलराइट। सो अगर आप एंशिएंट इजिप्ट की बात करो बेटा, इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वाज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। इजिप्ट के लोग तो काफी हमसे आगे थे, ऑल्दो ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि इजिप्ट के लोग जो थे वो काफी हमसे आगे चलते थे एंड उस टाइम पे दे यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स बैक देन, राइट। बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग टू मेक क्लोथ। लेकिन जब आगे स्यूइंग मशीन्स आ गई, नीडल्स आ गए, मशीन्स जब इट मीन्स जब मशीन्स की इंट्रोडक्शन हुई हमारे सामने टू द ह्यूमंस, देन वी स्टार्टेड मेकिंग फुल फ्लेज्ड क्लोथ, जो अभी हम पहनते हैं, जो मैंने पहने हुए हैं, जो आपने पहने हुए हैं, ऑलराइट। सो ये देखो बेटा, पहले कैसे people used to wear cloth out of leaves, then animal skin, then they started stitching clothes finally, and they started making cotton clothes afterwards, right? So yes, this was all about this chapter. We studied all the required topics and covered all the required topics of the chapters that we have to understand. And I really hope आपको समझ में आया होगा and you might have found these topics and these
particular discussions very interesting, right? Till then, keep studying. All right, padho, padhao, and keep spreading the knowledge that we share in the class. All right, and I'll see you in the next lecture. Thank you.